आदाब, मैं मीनाक्षी हाजिर हूँ इंडियन डायस्पोरा पर ख़ास प्रोग्राम के साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोराज इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, यानी नए हिंदुस्तान की तामीर में भारत तारिके वतन का किरदार क्या रहेगा। इस पर हम बात करेंगे। इंडियन डायस्पोरा का मतलब ऐसे लोगों से है जो एजुकेशन, रिसर्च, टीचिंग या रोजगार की तलाश में दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वहां पर जा बसे हैं। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो तकरीबन 48 मुल्कों में इंडियन डायस्पोरा की अलग अलग अगर देखें तो लगभग 2 करोड़ की आबादी है। ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है जो उन मुल्कों में सियासी, समाजी और इक्तिसादी हालात को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भारत के लोग बसे हैं उन्हें वहाँ की इकॉनमी को मजबूत किया है और बहुत ही कम वक्त में अपनी जगह भी वहाँ पर उन्होंने एक तरह से न सिर्फ बनाई है बल्कि मजबूत भी की है। वो मजदूर, कारोबारी, टीचर, रिसर्चर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दुनिया भर में मकबूलियत को हासिल कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में रहने वाले भारत के लोगों की कामयाबी की वजह उनकी रिवायती सोच, कल्चरल वैल्यूज़ और एजुकेशनल मेरिट को माना जाता है। दुनिया की सतह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में इंकलाब लाने में उनका अहम किरदार रहा है और इसी की वजह से भारत की दुनिया में तस्वीर निखरी है। माना यह जाता है कि इंडियन डायस्पोरा की वजह से आज भी भारत दुनिया में इकॉनमी पावर के तौर पर उभर रहा है। नए भारत की तामीर में दूसरे मुल्कों में बसे भारत के लोग अपना रोल और किन किन तरीकों से निभा सकते हैं, इसी को हम आज समझेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। फॉर्मर एम्बेसडर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के प्रेसिडेंट वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। फॉर्मर ICWA में रिसर्च फेलो रही स्मिता तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। स्मिता, आपका भी बहुत स्वागत है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। और अजय दुबे जी के बारे में बता दें आपको, ये इंडियन डायस्पोरा पर काफ़ी लिखते लिखाते भी रहते हैं। बहुत स्वागत है सर। वीरेंद्र जी, पहला सवाल लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना इम्पॉर्टेंट है इंडियन डायस्पोरा और बीइंग इंडियन, अगर बीइंग एन इंडियन मैं समझना चाहूँ तो ये कितना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है कि हम इंडियंस जब बाहर जाते हैं किस तरीके से हम अपने मुल्क की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। देखिए, इंडिया की जो राइजिंग स्टैचर इंटरनेशनल सीन पे, इंटरनेशनल स्टेज पे है, उसका एक अहम हिस्सा है हमारा डायस्पोरा जी। आपने कुछ नंबर्स बताए थे अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, थोड़ा मेरे हिसाब से इनएक्यूरेट था। करीब 3 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी विदेशों में हैं और इंडिया की जो बढ़ती हुई साख है उसमें ये प्रवासी लोग बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। और आगे देखिए, इंडिया के रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज से मजबूत होंगे और उसमें डायस्पोरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डायस्पोरा का रोल एक तो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज एंड प्रेस्टीज को बढ़ाना और दूसरा इंडिया की भी ताकत को, इंडिया को इकोनॉमिक तरीके से और समृद्ध बनाना, दोनों में ही बड़ा रोल है। एक तरीके से देखें तो डायस्पोरा का इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लोज या रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। खासकर जो हमारे गल्फ़ में लोग बाग हैं, करीब 9-10 मिलियन लोग बाग वहाँ पर हैं। कुछ लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं वहाँ से भी रेमिटेंस आता है। दूसरा, जैसा हमने पिछले प्रवासी दिवस में जिस फोकस था कि आजकल जो इंडियंस हैं, खासकर अमेरिका में देखा जाए या जर्मनी में, फ्रांस में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वहाँ वो बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के एरियाज़ में लगे हुए हैं। एंड चाहे आप गूगल की बात करें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, करीब करीब 1/3 वर्क फोर्स, यू नो, एंड हाईली टेक्निकल वर्क फोर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो हम चाहते हैं कि वो लोग हमेशा से इमोशनल अटैचमेंट की बात करते हैं, कल्चरल अटैचमेंट की बात करते हैं, एंड दे आर असर्टिव अबाउट एक्सप्रेसिंग देयर इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी। तो अब वक्त आ गया है कि वो इंडिया के बारे में सोचें, क्योंकि इंडिया अगर ज़्यादा मजबूत होगा तो उनकी इज्जत भी बढ़ेगी। तो दोनों तरफ से। तो पिछले प्रवासी दिवस में ये फोकस किया गया था कि
साइबर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और भी बहुत सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी एरियाज में जिसमें इंडिया में ज़रूरत है, और क्या वो हमारे प्रवासी माध्यम बन सकते हैं उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, इंडिया में वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए, जिससे इंडिया की और तरक्की हो। तो मेरा ख्याल है अगर ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो एक आपने जैसा रखा कि न्यू इंडिया की बहुत मजबूत जो है शुरुआत होगी। जी अजय जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब इंडियंस बाहर जाते हैं और वो हर सेक्टर में जाते हैं और काफ़ी वक्त से जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक टर्म भी एसोसिएट की गई कि ब्रेन ड्रेन है। क्या ये मिसगाइडेड है? क्योंकि अगर हम गिव एंड टेक की बात करते हैं, अगर हमारा ब्रेन यहाँ से जा रहा है, वो ड्रेन हो रहा है, तो रिवर्ट में हमको जो मिल रहा है एज एन इंडियन और एज कंट्री, वो कहाँ पर आप पा रहे हैं? जो भारतीय मूल के लोग हैं वो एक प्रकार के नहीं हैं, उनमें बहुत सारे तरह के लोग गए हुए हैं। एक वो लोग गए हुए हैं जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले गए हुए हैं, और दूसरे लोग इंडिपेंडेंस के बाद गए हुए हैं। जो इंडिपेंडेंस के बाद गए हुए हैं उसमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं। एक हाई स्किल्ड लोग हैं जो ब्रेन ड्रेन से एसोसिएटेड है, जो IIT से गए, जो डॉक्टर से होके गए, जो इंजीनियर, जो नर्स है, जो स्किल्ड मैन पावर था। और इंडिपेंडेंस के बाद दूसरा तबका जो गल्फ में गया वो बहुत ही लो स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल्ड वर्कर का भी है। तो जो ब्रेन ड्रेन की बात है वो खास करके एक सेक्शन से रिलेटेड है, जबकि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़े स्पैन में है। जो भारत के इंडिपेंडेंस के पहले गए हुए थे उनका रोल नए भारत में अलग है। जो लोग हाई स्किल लोग गए हुए हैं डेवलप कंट्रीज में या दूसरे पार्ट में, उनका रोल भारत के लिए अलग है। जो लोग गल्फ में अपनी जीविका चला रहे हैं और हाई रेमिटेंस भेज रहे हैं, उनका भारत के विकास में, नए भारत में अलग रोल है। तो रोल जो डायस्पोरा का है वो अलग अलग है। और जहाँ तक ब्रेन ड्रेन की बात है, वो एक स्टेज पे था जब भारत ऐसा माना जाता था कि विश्व के लिए कोई अहमियत नहीं है इसकी। लेकिन जब भारत का विकास इतना अच्छा हो रहा है और भारत पूरी दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो वही लोग जो यहाँ से गए थे सरकारी खर्चों पे पढ़ के, वो अब भारत में वापस आके भारत में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी तरफ से। और जिन देशों में वो बसे हुए हैं वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके थ्रू भारत आके भारत के विकास में, वहाँ की कंपनी, वहाँ के स्किल मैन पावर भारत के विकास में अपना रोल अदा करे जिसमें उनको फ़ायदा होता है। तो अभी वो ब्रेन गेन में बदल गया है। ब्रेन ड्रेन जो है वो मिसगाइडेड है। हाँ, अब वो ब्रेन गेन हो गया एक कॉन्टेक्स्ट में था, अभी वो ब्रेन गेन में बदल गया है। जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी स्मिता कि क्योंकि हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं और सर ने जिस तरीके से कहा अजय जी ने कि डिफरेंट सेक्शंस हैं और उसमें स्किल्ड भी है, उसमें अंडर स्किल्ड भी है, उसमें नॉन स्किल्ड भी होगा, और उसमें नासा से लेकर मजदूर तक हम कह सकते हैं कि इंडियंस जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और अपने आप को एक तरह से इस्टेब्लिश भी करते हैं। लेकिन जब हम बात वापसी की करते हैं तो ये जो डायस्पोरा है ये इंडिया को किस तरीके से मदद करता है, दो हमारे जो सिटीजन्स हैं वो बाहर हैं? बिल्कुल, आपने जैसा सर ने कहा कि हमारी जो डायस्पोरा है वो मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है, बहुत ही डाइवर्स है और इसकी जटिलता हर स्टेज पे ऐड होती जाती है। जैसे हम वेव्स देखते हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन, तो उसके हिसाब से उनके रिक्वायरमेंट, उनके सिचुएशन और उनके एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। और जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था, मैं थोड़ा सा इसमें भी बात करती हूँ ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन पे, कि सर ने बिल्कुल सही कहा कि एक सेक्शन है जो कि ब्रेन ड्रेन से रिलेटेड है, बाकी ये चीज़ें आजकल ब्रेन सर्कुलेशन हो गई हैं, क्योंकि कोई भी नॉलेज एक जगह स्टैटिक नहीं रहती है, ये सर्कुलेट हो रही है। जहाँ तक कि आपका सवाल है रिटर्निंग की बात है, तो जो हमारा डायस्पोरा है, जो मैंने 3 वेव्स बताया, जो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन था वो जिन जगहों पे जाकर बस गया है, जैसे कैरेबियन, सूरीनाम और जिसको हम ओल्ड डायस्पोरा बोलते हैं बेसिकली, तो वो इंडिया से इमोशनली और कल्चरली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन इंडिया से इमोशनल और कल्चरल है बेसिकली। सेकेंड वेव में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें एक वेव गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो बहुत हाईली स्किल्ड है, जो बहुत
सक्सेसफुल डायस्पोरा है और जिसको हम अपना एसेट मानते हैं, तो वो इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक वे में दे रहे हैं और इसके साथ साथ FDI, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, फिलैंथ्रोपी, चैरिटी, बहुत सारे फील्ड में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक डायस्पोरा जो गल्फ़ में गया है, जिनसे हम ह्यूज रेमिटेंसेस हमें मिल रहा है, जिनसे हम ह्यूज रेमिटेंसेस पा रहे हैं, वो रिटर्निंग के वो क्योंकि उनको इंडिया रिटर्न वापस होकर आना है, क्योंकि हम जानते हैं गल्फ़ में सिटीजनशिप नहीं है, तो उनको वापस इंडिया रिटर्न होकर आना है और ये वापस आकर उनके लिए एक चैलेंज होता है कि यहाँ पर आकर फिर रीएडजस्ट करना, अपने आप को लोकेट करना, क्योंकि जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने पैसे अच्छे अर्न कर लिए हैं, वो यहाँ पर आकर अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और अपनी कमाई का ज़रिया ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल नहीं हैं, जो वहाँ पे बहुत लो लेवल पे काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड हैं, अगर उनकी रिटर्निंग है तो ये एक चैलेंज होता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, एक पॉलिसी के टर्म्स में, कि उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए, और उनके लिए भी एक सर्वाइवल का क्वेश्चन होता है। इसके साथ मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट है, ये पहले जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने डायस्पोरा को देखा, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंस के पहले डायस्पोरा बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। हर जगह जितने भी इंडियंस थे, जो भी जहाँ पे भी जो कर रहे थे, उन्होंने एक्टिवली इधर थ्रू देयर राइटिंग, स्पीचेस और अनेक तरीक़ों से इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। लेकिन उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने उनको बोला कि आप जिस देश में हैं आप वहाँ पे खुश रहिए, सेटल होइए, क्योंकि हम इंडिया के नेशन बिल्डिंग में अभी आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम अभी अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं में जूझ रहे हैं। तो एक बहुत ही उस समय शायद ये पॉलिसी रेलेवेंट रही होगी, क्योंकि इंडिया खुद भी एक नेशन बिल्डिंग के स्टेज में था, स्टार्टिंग स्टेज में, जहाँ पे सोशल डिवाइसिवनेस थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकली हम लोग बहुत वीक थे। पर धीरे धीरे उस समय जो नेशनलिज्म और डायस्पोरा कॉन्सेप्ट था वो बहुत टेरिटरी बाउंड था, क्योंकि जो इंडिया का फिजिकल लैंड है उस पे जो लोग रह रहे हैं वो इंडियन सिटीजनशिप हैं और इंडियन सिटीजन्स हैं, और जो लोग बाहर दूसरे देश में सेटल हो गए हम उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आज हम देखते हैं, आज जो डायस्पोरा का हमारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये डीटेरिटोरियलाइज हो गया है। अभी डायस्पोरा सिर्फ इंडिया के लैंड तक लिमिट नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ लोग गए हैं अपनी इंडियननेस को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपनी रिलीजन और प्रैक्टिसेस को लेकर के, वो सब डायस्पोरा हैं एंड हम उनको वेलकम बैक कर रहे हैं, और वो भी अपने इमोशनल कनेक्शन और कल्चरल कनेक्शन और बहुत वेरियस रीज़न से इंडिया की तरफ देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपसे जो मैं जानना चाहूँगी, उन्होंने बिल्कुल उसको वेव के तरीके से और किस तरीके से प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस रहा है डायस्पोरा, वो उन्होंने बताया स्मिता जी ने। लेकिन आपसे मैं प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जब हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे वेरी करता है? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कितना रहता है? और जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज है, वो अगर कुछ नया लेकर आती है, स्पेशली अगर जो बाहर लोग रहते हैं उनको लेकर सोचती है, या वो कैसे यहाँ के लिए मददगार होंगे उसको लेकर सोचती है, तो ये कितना इम्पैक्टफुल होता है? देखिए, ये तो एक कंटिन्यूइंग चैलेंज है कि डायस्पोरा को हम कितना जोड़ पाएं अपने से जी। और जैसा स्मिता जी ने बताया, शुरुआत में ऐसे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस थी दैट वी वर कंडीशन टू लुक इनटू वेरी टेरिटोरियल मैनर। तो इंडिया के हैं जो इंडिया में हैं, जो इंडिया के बाहर चले गए, दे हैव बिट्रेड अस, वो फॉरेनर्स बन गए। और वो लोग भी जो हमारे इंडियंस बाहर जाते थे वो बहुत इनसिक्योर फील करते थे, अपनी इंडियननेस को बहुत ज़्यादा असर्टिवली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे, बिकॉज उनको ये इनसिक्योरिटी थी कि बगल में कौन देख रहा है कि क्या वो पूरे अमेरिकन हैं कि अभी भी इंडियन की बातें करते हैं, अमेरिकन खाना खाएंगे, इंडियन खाने को छुपा के खाएंगे, इंडियन कपड़े घर में पहनेंगे, बाहर इंडियन कपड़े नहीं पहनेंगे। आज सिचुएशन उल्टी हो गई है, क्योंकि उनमें जो है वो एम्पावरमेंट, और चूँकि इंडिया एक अब गरीब देश नहीं है, सन 60 सन 70 में इंडिया गरीब देश था। कोई भी आदमी जो है वो गरीब देश से, गरीब माँ बाप से एसोसिएट नहीं होना चाहता है। अगर आपका घर अच्छा है तो आपको अपने घर पे गर्व होता है। तो इसी तरह से अब जो है इंडियन बाहर है, उसको एक गर्व की बात है कि ये कहना कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ।
तो ये बड़े गर्व की बात है। और तो ये सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। अब जो है वो नए इंडिया में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी देश के लिए अमेरिका से क्या रिलेशनशिप है, ये सबसे अहम बात होती है। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में इंडिया का अमेरिका से रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता जा रहा है और ये इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक करेक्ट। तो उसमें बहुत बड़ा डायस्पोरा हमारा, 3-4 मिलियन के करीब हमारे इंडियंस वहाँ पे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। आपको शायद मालूम होगा कि अमेरिका में जो सबसे प्रॉस्पेरस एथनिक ग्रुप है वो इंडियंस हैं। करीब पर फैमिली जो है वो इनकम लेवल्स आर मोर देन $100,000 पर एनम। और दूसरा जो ऐसा एथनिक ग्रुप है वो होता है चाइनीज़ का, जिनका कि इनकम लेवल करीब आधा है इंडियन से। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियंस काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। राइट। अब वो उन्होंने पैसे भी बना लिए अच्छे, अपने प्रोफेशनली अच्छी अच्छी पोजीशंस में आ गए। तो नाउ दे आर गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। और कितने सारे इंडियन ओरिजिन के लोग बाग जो हैं वो सेनेटर्स बन गए हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गए हैं, लोकल गवर्नमेंट लेवल्स पे मेयर्स हैं और काउंसलर्स हैं, और राष्ट्रपति तक की भी एस्पिरेशन शुरू हो गई है। इंडियन ओरिजिन के जी लोग हाँ। कर रहे हैं। तो कहना मैं चाह रहा था कि जो PIOs हैं अमेरिका में, वो जो है इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बेहतरी करने में काफ़ी अहम रोल अदा कर रहे हैं। जी। तो जो इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है वो इंडियन डायस्पोरा कर सकता है, और इंडियन डायस्पोरा को आप लेवरेज किया जा सकता है अमेरिका में अपनी बात रखने के लिए। आफ्टर ऑल रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अवेयरनेस बढ़ाएं, आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं जिससे लोग बाग समझें आपको ज़्यादा। तो वो जो है हमारे डायस्पोरा के जो लोग बाग हैं, अनऑफिशियली each one of them can function like Indian ambassador abroad। बिल्कुल तो बिल्कुल। और प्रधानमंत्री स्वयं भी कहते हैं उस बात को कि अब वो NRIs या फिर उस तरीके से PIOs की जगह वो एम्बेसडर्स हैं एक तरीके से। अजय जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि देखिए इंडियन डायस्पोरा हर कंट्री में है एक तरीके से, और क्योंकि अगर हम रीजन वाइज अगर डिवाइड करते हैं या हम नेशन वाइज ऐसे डिवाइड उसको करें कि एक डेवलप्ड सेक्शन है और एक उतना डेवलप्ड सेक्शन नहीं है। देयर आर कंट्रीज, सर्टेन कंट्रीज जो डेवलपमेंट के मामले में उतनी आगे नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी डायस्पोरा उसी तरीके से है इंडियन, और एक है डेवलप्ड नेशन जहाँ पर है। तो इज़ देयर एनी डिफरेंस, जो लोग वहाँ पर हैं जो कि डेवलप्ड नेशंस में हैं वो किस तरीके से आगे आकर मदद कर सकते हैं, या फिर एक जो उतना प्रिविलेज नहीं समझते हैं अपने आप को कि हम जिस कंट्री में हैं हम अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो हमसे अगर वापसी की कोई उम्मीद कर रहे हैं तो ना की जाए। कुछ ऐसा सिचुएशन है अगर हम बात करते हैं आज के सिनेरियो में? बिल्कुल वैसा सिचुएशन है। कुछ चीज़ें तो हैं जो कॉमन है, वो ये कि एक तो भारत का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है। राइट। और भारतीय मूल के लोग चाहे किसी भी कंट्री में हो, डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड, वो भारत से रिलेट करना चाहते हैं क्योंकि भारत से गए हुए हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये तो एक कॉमन है। दूसरी चीज़ जो उनके साथ कॉमन है कि वो अपने अपने स्तर से भारत के साथ अपने देश को जोड़ने में वो इच्छुक हैं, क्योंकि देश जब उनका जुड़ेगा भारत से तो उनकी भी जो भारत के साथ कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो ये दो चीज़ें तो कॉमन है, लेकिन उनकी जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसके हिसाब से उनके रोल और उनके कंट्रीब्यूट करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। डेवलप कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो भारत को इकोनॉमिकली, प्रोफेशनली, लॉबी के रूप में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि जो US में भारत की जो पॉपुलेशन है 3 मिलियन जो इन्होंने बताया, वो किस तरह से एक्टिव रोल प्ले करती है। अभी जो 12 दिसंबर को UK में इलेक्शंस हुए उसमें 15 भारतीय मूल के लोग आए, और ये कहा जाता है, ब्रिटिश हाई कमीशन लास्ट वीक के प्रेस में रिपोर्ट था कि इंडियन गवर्नमेंट को कंप्लेन की कि भारतीय मूल के लोगों ने एक अलग लॉबी ब्रिटिश इलेक्शंस में खड़ी कर ली थी। और
जो लेबर पार्टी कश्मीर इशू पे भारत के खिलाफ पोजीशन ली थी, उसको रिबफ करने के लिए इंडियन लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी को वहाँ पे सपोर्ट किया। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से लोग करते हैं। कुछ देशों में जैसे कि साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे गुडविल उतनी ही स्ट्रांग है जितना कि दूसरे देशों में है, लेकिन वो कोई पब्लिक पोजीशन नहीं ले सकते हैं कि वो भारत को सपोर्ट करें खुले रूप से। वो हरदम ये कहते हैं कि हम साउथ अफ्रीकन हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे ये जस्टिफाई करना कि जो वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है इकोनॉमी की, जो ब्लैक लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें हम भी ब्लैक के पार्ट हैं, हम भी वाइट के जैसे बाहर के नहीं हैं। तो उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन के अलग तरीके हैं जो वो करना चाहेंगे, कल्चरली कनेक्ट करना चाहेंगे। गल्फ में जो डायस्पोरा है, जब हमें सब तरह से सैंक्शन लगा हुआ था, जब हमें सब तरह से प्रॉब्लम था, तब वहाँ से रेमिटेंस कंटिन्यूअस आती रहती थी। उसकी एक अलग स्ट्रेंथ है। आज भले ही उसके जो शेयर है वो अराउंड 40% हो गई है जो आ रही है टोटल कंट्रीब्यूशंस की, $70 बिलियन जो आ रही है उसकी, लेकिन वो एक कैप्टिव डायस्पोरा है जिसको पैसा भेजना ही भेजना है इंडिया में, उसे कोई चारा नहीं है। तो उसकी अलग स्ट्रेंथ है। तो हर सिचुएशन में भारतीय मूल के लोग अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन दो कैटेगरी बिल्कुल क्लियर है। एक तो जो पुराने लोग हैं जिनको हम PIO कहते हैं, जो पुराने इंडिपेंडेंस से पहले पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो भारत को अपना उस देश में जहाँ बसे हुए हैं उसके साथ जोड़ने में एक अहम भूमिका कर सकते हैं। लेकिन जो NRI हैं या जो PIO इंडिपेंडेंस के बाद बने हैं, वो लोग भारत को एक लॉबी के रूप में, एक इकोनॉमिकली, प्रोफेशनली, डिप्लोमेटिकली काफ़ी हद तक ओपन रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे देशों में हैं जहाँ पे इस तरह के रोल डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अलाउड है। पुराने डायस्पोरा में इस तरह के कंट्रीज में हैं जहाँ पे अभी भी उनको एक सबड्यूड रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जिस देश में है वहाँ पे उस तरह का सिस्टम नहीं है और उन बहुत ही माइनॉरिटी पोजीशंस में हैं, तो इसलिए उन्हें एक लिमिटेड रोल प्ले करना पड़ता है। मैं कंक्लूडिंग में आपसे मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन डायस्पोरा और उसका जो एक इम्पैक्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू इंडिया, इमर्जिंग इंडिया, तो उसमें जो मदद होती है, मदद एज इन जो इंडियन डायस्पोरा बाहर है, वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वो हेल्प आउट कर सकते हैं या अभी भी कर रहे हैं? इंडियन डायस्पोरा तो ऑलमोस्ट जैसे कि हमने बताया कि बहुत डाइवर्सिफाई हैं और बहुत ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट हैं। तो अपने सिचुएशन कहते भी हैं कि द सन नेवर सेट्स ऑन इंडियन डायस्पोरा। तो अपने पोजीशन, अपने लोकेशन के हिसाब से बहुत ऑलमोस्ट सारे बहुत एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कि जैसा हम बात कर रहे थे कि इंडिया का अभी स्टेचर काफ़ी हाई हुआ है, इकोनॉमिकली इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग उभरती हुई इकोनॉमी है। साथ ही साथ हम ये भी समझना चाहिए कि डायस्पोरा का स्टेचर भी काफ़ी हाई हुआ है। जैसे एक पुरानी डायस्पोरा थी जो कि विक्टिमाइज थी, हमेशा इंडिया की तरफ एक नीड के रूप में देखती थी कि मुझे मदद चाहिए, जैसे फिजी में हुआ, युगांडा में हुआ। तो उस तरह की डायस्पोरा का स्टेचर आज नहीं है। आज की डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सक्सेसफुल है और अपने जिस क्षेत्र में है काफ़ी नाम कमा रही है। तो ये इंडिया और डायस्पोरा दोनों का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, क्योंकि इंडिया भी डायस्पोरा की तरफ देख रही है बिकॉज ऑफ देयर राइज स्टेचर, और डायस्पोरा भी इंडिया की तरफ देख रहा है क्योंकि इंडिया का भी स्टेचर हाई हो रहा है। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, अगर दोनों कोलैबोरेट अच्छे से करते हैं। अब रहा सेक्टर्स की बात, तो जैसा कि हमने बताया कि 3 तरह का डिवीज़न है डायस्पोरा में, ब्रॉडली मोटे मोटे रूप में अगर देखें तो जो हमारी ओल्ड डायस्पोरा है उनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली लॉबिंग के, जैसे कि प्रोफेसर दुबे ने कहा कि लॉबिंग के लिए बहुत काम कर सकते हैं, कल्चरली बहुत कनेक्ट कर सकते हैं, और आजकल जो कल्चरल डिप्लोमेसी और कल्चरल कनेक्शन की बात हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो हम इनको एक ज़रिया बना करके इस चीज़ को और उभार सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कैरेबियन कंट्रीज़ में और इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत जगह दिवाली, रामलीला, इन चीज़ों का काफ़ी सेलिब्रेशन होता है। तो और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे ये जो इन जगहों पे मनाया जाता है। इसके अलावा जो
एसेट हैं, जिनको हम एसेट बोलते हैं अपने डायस्पोरा, उनको टैप करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं, एक एस्पिरेशन है। बिकॉज जो हमारी डायस्पोरा पॉलिसी है जो कि रिलेटिवली न्यू है, इंडिया की डायस्पोरा पॉलिसी रिलेटिवली न्यू है, यंग है। 15-20 साल पहले से ही हमने एक्टिव होकर के डायस्पोरा को इंगेज करने की शुरुआत करी है। तो ये जो वेस्टर्न स्किल डायस्पोरा है, जो एसेट है, इनको हम सबसे ज़्यादा टैप करना चाहते हैं ताकि वो हमारे ग्रोथ स्टोरी में, ग्रोथ में एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। इनको इंगेज करने के लिए जैसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, हम इनको कॉमन कोलैबोरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया में, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट किए हैं जहाँ पे वो इन्वॉल्व होकर। उसके बाद एक होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन देयर स्पेसिफिक एरिया, जो उनका अपना फील्ड है, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, उस जगह पे वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करने के लिए विलिंग भी होंगे अगर गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ ऑफ कोर्स बन भी रही है, हो भी रही है, और उनको डायरेक्ट कनेक्ट कराया जाए तो वो उस एरिया में काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हेल्थ हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, और भी बहुत तरह के सोशल कॉजेज़ हैं जहाँ पे वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो गल्फ़ डायस्पोरा हैं, जो हमारे रेमिटेंस गिविंग हैं, जैसा कि सर ने बोला कि कैप्टिव डायस्पोरा हैं, उनको पैसे घर भेजने ही हैं क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ रिसाइड करती है और एक दिन उनको भी वापस लौट के आना है। तो उनको भी उनके बारे में तो हमारी ये निश्चिंतता है कि वो वापस आएंगे और पैसे उनके आएंगे, लेकिन उनको भी एक लेवल पे इंगेज किया जा सकता है इंडिया के ग्रोथ डेवलपमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। वीरेंद्र जी आपका शुक्रिया, अजय जी, स्मिता जी आप आए स्टूडियो में वक्त निकालकर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत, ये चर्चा हमारे दर्शकों को बेहद पसंद आई होगी। और आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारा email ID है ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।